लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मेरे ख्याल से अब भी एच टी एम एल सी एस एस क्लियर नहीं है कुछ लोगों को कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो शायद मैंने आपको बताया था पहले भी, एक बार फिर रिव्यू दे देता हूँ कि एच टी एम एल सी एस एस एक्चुअली होता क्या है। लेट मी टेक यू टू दी वेबसाइट। लेकिन ये जितनी भी वर्किंग हुई हुई है ना हमारी, ये एच टी एम एल है। टोटल एच टी एम एल पे होती है ये वर्किंग। इसमें आपको ये लोगो नज़र आ रहा है या ये बटन्स नज़र आ रहे हैं, या ये जो बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये सब कुछ एच टी एम एल पे बना हुआ है। ये नेव बार, ये कंटेंट, ये फुटर, ये सब कुछ बनता है एच टी एम एल पे है। इसमें जो इम्प्लीमेंट हम करते हैं ना, डिज़ाइनिंग, जैसे ये कलर्स आ रहे हैं और इस तरह का फुटर आपको नज़र आ रहा है। एक हम आइकन पे मूव कर रहे हैं तो कलर्स चेंज हो रहे हैं, ये सी एस एस के थ्रू होता है। बनता तमाम कंटेंट एच टी एम एल पे है। बूट स्टेप भी हमने जिक्र किया था कि बूट स्टेप करेंगे तो बूट स्टेप से हमारी वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल पे चलने के लायक बनती है। मतलब अभी आप एक वेबसाइट बनाएंगे, जनरल वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो वो मोबाइल पे नहीं चला सकते आप, उसके कंटेंट मिसप्लेस हो जाते हैं। लेकिन जब हम बूट स्टेप यूज़ करते हैं तो यही वेबसाइट आपकी मोबाइल पे भी चलती है। इस वेबसाइट को हम मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये देखें, ये मोबाइल स्क्रीन पे खुली है वेबसाइट। पहले इसकी नेव बार हमें कैसे नज़र आ रही थी, ये सारे कंटेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब मोबाइल पे आप खोलेंगे तो इस तरह से ये मेन्यू क्लोज हो जाएगा इसका। ये सारे काम बूट स्ट्रैप पे होते हैं। सर्विसेज की टैब में हम जाते हैं, ये अभी लैपटॉप पे आपको नज़र आ रही है वेबसाइट। ये लैपटॉप की स्क्रीन के मुताबिक खुली हुई है। अगर हम इसको मोबाइल में खोलते हैं तो ये मोबाइल स्क्रीन आ गई। मोबाइल स्क्रीन पे ये वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये रिस्पॉन्सिव कहलाता है और रिस्पॉन्सिव हम बूट स्ट्रैप पे बनाते हैं। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो भी हैं, इमेजेस, कंटेंट, ये सब कुछ बनता है एच टी एम एल पे है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एच टी एम एल पे कंटेंट जनरेट कैसे करते हैं, हेडिंग कैसे बनाते हैं, या बटन्स कैसे बनाते हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम इसके अलाइनमेंट भी सीख लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है, कैसे रखी जाती है। जब सी एस एस करेंगे ये सारी चीज़ें होंगी। सो ये आपके पास एच टी एम एल का एलिमेंट है। जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, हेडिंग बनाई थी एक हमने, अभी बनाते हैं। कुछ इस तरह से बनती है ना हेडिंग। ये पूरा आपका एक टैग है, ये पूरा टैग होता है आपका, या एलिमेंट कह सकते हैं। इसके लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, जो ब्रैकेट ओपन होता है उसे क्लोज भी होना है। तो इसी तरह यहाँ पे जो एट्रीब्यूट या टैग ओपन करेंगे वो क्लोज भी होगा। लेट मी टेक यू टू दी विजुअल स्टूडियो कोड। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने बताया था आपको कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करने हैं। एक बार फिर इस क्लास में हम देख लेंगे। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें ताकि मैं देख के आपको बता सकूँ।
ठीक है, इस तरह के टैग बनेंगे। जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है वो क्लोज होगा, ये ओपन ब्रैकेट है। क्लोजिंग टैग क्या होता है? ये HTML में ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, जो कुछ होगा इसके बीच में होगा। ये कुछ HTML के एट्रीब्यूट से जो ज़्यादा यूज़ होते हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन इस बुक में भी आपके पास मौजूद है। एक बुक मैंने आपके साथ शेयर की थी HTML एंड CSS की, इस बुक को हम फॉलो करेंगे, अभी बुक से पढ़ते हैं। इसके अंदर भी मौजूद है टैग्स। HTML को लिखने का ये तरीका होता है। सबसे पहले आप HTML का टैग ओपन करेंगे, जो कि क्लोज भी होगा। ये वीवो के थ्रू किसने ज्वाइन किया हुआ है, अगर अपना नाम बता देंगे तो आपका नाम लेने में आसानी हो जाएगी। वैसे सिस्टम में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ ये डिपेंड नहीं करता, आप कोई भी सिस्टम ले सकते हैं। जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है ना, आप उन रिसोर्सेज में काम करें। ये मत सोचेंगे मुझे ये काम करने के लिए बहुत अच्छा कोई सिस्टम चाहिए होगा। मैं तो इस सिस्टम पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ जो कि हाई सिस्टम चाहिए, हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं तो हो जाएगा। जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन रिसोर्सेज में काम करें। HTML टैग ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया। HTML के फ़ौरन बाद हेड, देन क्लोज, बॉडी, देन क्लोज। ये तीन टैग वो हैं जो ओपन करना ज़रूरी हैं। इसके बगैर आपका HTML वर्क नहीं करेगा। एक हेडिंग बना ली हमने, हेडिंग नंबर 2, शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। P का टैग ओपन किया, मतलब पैराग्राफ हम लिखना चाह रहे थे, ये पैराग्राफ लिख लिया हमने। यासिर तैयब, आप लोगों के नाम तो लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन ये किसी ने ज्वाइन किया वीवो से, तो नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए मैंने पूछा था। थैंक यू फॉर टेलिंग योर नेम। यासिर हनीफ, मिस्टर तैयब। आई थिंक माई वॉइस इज़ क्लियर। तो अगर पहले जब हम करते थे ना HTML पे काम, तो बड़ा टफ होता था, नोट पैड में लिखना पड़ता था। आई थिंक कि मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। यहाँ हमें लिखना होता था। ये तीन टैग ओपन करने ज़रूरी हैं और इनको क्लोज करना भी ज़रूरी है। जो भी काम होगा अब इस बॉडी के बीच में होगा। H1 ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। हेलो वर्ल्ड। ये मैंने एक हेडिंग बनाई है जो कि HTML पे इम्प्लीमेंट होगी। इस फाइल को सेव करना पड़ेगा।
डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं। इस फाइल का नाम ज़रूरी है कि आपका जो पहला पेज है वेबसाइट का, उसका नाम इंडेक्स होना चाहिए। डॉट एच टी एम एल तो हर पेज के साथ लगेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने अपने पहले पेज का नाम रख लिया, सेव किया इसको। ये आपका पेज आ गया जो अभी आप बना रहे थे, हेलो वर्ल्ड। इसे चला के देखते हैं। ये रेंडर हो गया। जूम। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आपका रेंडर हो गया। ये तो एक पुराना तरीका था जो हम पहले करते थे, टफ होता था बहुत। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप विजुअल स्टूडियो कोड अपने पास डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड की क्लास मौजूद है आपके पास यूट्यूब पे, मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगा। विजुअल स्टूडियो से बहुत आसान हो गया काम, वरना पहले इस तरह पूरी पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा सीधा एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है या जो हम बनाने जा रहे हैं। इसे मैं कर देता हूँ वेबसाइट 1। फ़ोल्डर को ओपन किया। ये जो वेब एड्रेस आ रहा है ना, इसका जो फ़ोल्डर का एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पे क्लिक करके CMD इंटर कोड डॉट, तो ये फ़ोल्डर आपका विजुअल स्टूडियो कोड के साथ खुलेगा। ये आपका फ़ोल्डर खुल गया, क्योंकि अभी इसमें कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो वो कोई फ़ाइल नहीं खुली। अब इसमें हम फ़ाइल बनाएंगे, एज वी डिस्कस लास्ट टाइम। न्यू फाइल, फाइल का नाम आपको मैंने अभी बताया कि डॉट एच टी एम एल तो होना ही है, लेकिन फर्स्ट पेज हमेशा इंडेक्स होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, आप देखें विजुअल स्टूडियो से हमें क्या फ़ायदा है। यहाँ हमें वो चीज़ें जो कि जर्नल हैं वो लिखनी नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, जर्नल स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको बताया है, ये जो एक जर्नल स्ट्रक्चर है, ये हमें लिखना नहीं पड़ता विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये जो इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ नहीं लिखना पड़ता। आप सिंपली शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे। जैसे ही आपके पास ये आ जाए ना, इसे एंटर किया, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर लिख देता है HTML का। विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपका HTML5 है, ये पूरा स्ट्रक्चर। अब आपको जो भी लिखना है, यहाँ आपको हेडिंग लिखनी है, हेडिंग लिखेंगे H1। क्लोजिंग टैग खुद बना दिया इसने। ये सारी चीज़ें जर्नल होती हैं जो HTML डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि स्मार्ट ब्राउज़र है। इसे मैंने रेंडर करने का तरीका भी बताया था, फिर क्लास में बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने बाद में पूछा कि रेंडर नहीं हो रहा। एक्सटेंशंस में जाके आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लें अपने पास। लाइव सर्वर, तो जब आप यहाँ राइट क्लिक किया करेंगे ना, तो ओपन विद लाइव सर्वर आ जाएगा, जिससे आपका ये जो जो कुछ भी आपने बनाया वो रेंडर हो जाएगा। ये हेडिंग 1 है हमारी। हेडिंग का फ़र्क नज़र आ रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इस तरह हम 6 तक यूज़ कर सकते हैं ये हेडिंग्स। उसके बाद अगर हम जो कुछ भी लिखेंगे ना,
तो वो पैराग्राफ काउंट होगा, ब्राउज़र उसे एज़ अ पैराग्राफ ही लेगा। ये हमारी 6 हेडिंग्स आ गई। ठीक है, तो ये हेडिंग का फ़र्क है। अभी फ़िलहाल आप कंटेंट जनरेट करना सीखो कि कौन सी चीज़ बनती कैसे है। मैंने आपको बताया सिर्फ कंटेंट जनरेट करना सीखो, हेडिंग जनरेट करना सीखो। मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। ये मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है ना, इसमें कलर कैसे होगा, ये सेंटर में कैसे आएगी, वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखें कि हेडिंग बनेगी कैसे, HTML कैसे होगा उसका। ये सारा HTML है ना, फ्रंट एंड जो आपको नज़र आ रहा है इसको, ये सब HTML है। बाकी जो कलर्स वगैरह हुए हैं वो सब CSS में आएगा, हम जब CSS करेंगे देखेंगे उसको। ठीक है, ये हमारी हेडिंग जनरेट हो गई। एक पैराग्राफ भी बना के देखते हैं। ये इसका फंक्शन है कि जब आप लिखते हो कुछ तो ये खुद डिटेक्ट कर लेता है आपको क्या लिखना है। मैंने P लिखा, एंटर किया, ये पैराग्राफ बन गया। ये एक पैराग्राफ आ गया मेरे पास में, इसको ठीक है, आपको नज़र आ रहा है मैंने कहाँ कहाँ इंटर किया और किस तरह ये पैराग्राफ यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन HTML में जब आप ब्राउज़र पे इसको रन करेंगे ना, इस तरह से नज़र नहीं आएगा ये देखें, जहाँ तक आपकी स्पेस है वहाँ तक लिखा हुआ आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये खुद डिटेक्ट करेगा। पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे करेंगे वो सब भी CSS में देखेंगे। ये मैंने अभी आपको सब बताया कि किस तरह हम नोट पैड पे लिख सकते थे इसको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मुझे ये बना के दिखाइएगा, लेकिन सिर्फ राफिया ने सबमिट किया और एक दो लोग और हैं जिन्होंने मुझे दिखाया, इसके अलावा किसी ने नहीं दिखाया। बाद में रिकॉर्डेड क्लास लेंगे और फिर इस तरह वर्किंग नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, वहाँ से देख के बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। लेकिन जो लाइव क्लास का फ़ायदा है वो लेक्चर देखने में नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहले भी कहा, जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं उन्हें यूज़ करके जितना काम हो सकता है वो करें। तैयब बिल्कुल सब चीज़, हर चीज़ बॉडी में लिखी जाएगी। देखिए हमने सब कुछ बॉडी में लिखा है, HTML हेड अलग है, सब कुछ बॉडी में लिखेंगे। हेड से ऊपर आपको टाइटल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ कुछ लिखते हैं तो ये आपका टाइटल यहाँ रेंडर होता है ब्राउज़र के टैग में। तो बुक की तरफ आते हैं। बुक मुझे पता है आप लोगों के पास पहुँच चुकी है सबके पास, और थोड़ी बहुत तो स्टडी की होगी बुक की भी।
ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, पैराग्राफ, हेडिंग्स। स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया, एक बार फिर देख लो। स्ट्रक्चर ये होता है, जब आप विजुअल स्टूडियो में कर रहे हैं शिफ्ट दबा के वन, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये फोल्डर सेव नहीं है। शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे, ये जो फर्स्ट आपका एलिमेंट आ रहा है इस पे एंटर करें। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर है जो कि HTML लिखने के लिए ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ आपको इस तरह बताई जा रही है जैसे आपको कुछ नहीं आता, और मुझे पता है नहीं आता, लेकिन सवाल करें, सवाल करने से ज़्यादा आएगा। जो चीज़ नहीं समझ आए वहीं स्टॉप कर दें, पूछ लें, ताकि उसी वक्त समझ में आ जाए। ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी, हेड, टाइटल। हेडिंग पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया। बोल्ड, इटैलिक देखते हैं अभी। बोल्ड का आई थिंक सबको पता होगा कि बोल्ड किस काम आता है। अगर नहीं पता तो भी बता दूंगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, हाईलाइटेड जो होते हैं किसी डॉक्यूमेंट में। बोल्ड के लिए अभी आपको, ये एक पैराग्राफ है, इसमें हम कोई वर्ड बोल्ड करते हैं तो वो बोल्ड किस तरह नज़र आएगा। बोल्ड के लिए आप बी यूज़ करेंगे।
वी। अब इस वी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे ऑब्वियसली वो बोल्ड हो जाएगा। ब्राउजर पे देखते हैं इसको, ये आपका बोल्ड हो गया। इसी तरह इसको हम इटैलिक करके देखते हैं। तो ये हमारा इटैलिक। अच्छा, बोल्ड इटैलिक तो एक जर्नल है, यूज होता है। कुछ सिमेंटिक भी होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना सिमेंटिक। आगे चलते हैं, देखते हैं सिमेंटिक किस पर्पस के लिए यूज होता है। हेडिंग्स हम देख चुके हैं, पैराग्राफ देख लिया, बोल्ड इटैलिक। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का आप लोगों को पता है क्या होता है? ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है, फोर्थ के साथ जो टी एच लिखा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट है, यूज होते हैं अक्सर मैथ के फंक्शंस वगैरह, कभी आप बना रहे हो तो लिख के देख लेते हैं। रेंडर करते हैं इसको। तो ये आपका सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट। यूज कैसे होंगे, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, वो आप देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, क्लास कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो क्लास कोड भी आपके पास होगा तो आसानी होगी देखने में, समझने में। एक चीज़ जो इसमें मुझे बतानी थी आपको, इसी चैप्टर में है, वाइड स्पेस का भी समझ लें। कभी आपको वाइड स्पेस देनी हो तो आप इस तरह नहीं दे सकते HTML में, कि मैं थोड़ा सा डिफरेंस रख के लिख लूँ। एक बार देख लेते हैं इसको भी, ये मेरा पैराग्राफ है। अगर मैं इसके बीच में कुछ स्पेस दे देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि HTML इसको रेंडर करेगा। HTML इस स्पेस को नहीं समझता। ब्राउज़र पे आते हैं, देखें यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वाइड स्पेस नहीं आएगी आपके पास HTML में। स्पेस देने के लिए फिर जो ऑप्शन यूज़ होंगे वो आगे CSS में देखेंगे हम। BR और HR, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए यूज़ होता है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पैराग्राफ में ही देखते हैं इसको। यहाँ से अगर मुझे इसको अगली लाइन में दिखाना है तो मैं यूज़ करूँगा BR। देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। ये आपका टेक्स्ट जो है वो अगली लाइन में आ गया BR यूज़ करके। BR में मैंने क्लोज टैग नहीं किया, क्योंकि कुछ HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं जिसे HTML समझता है कि ये क्लोज नहीं करना, बगैर क्लोजिंग के भी यूज़ हो सकता है। HR भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये आपका HR है, जहाँ आपने HR यूज़ किया हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन के लिए, ये एक लाइन इसने बना के दे दिया आपको। सेमेंटिक मार्कअप, ये मुझे बताना था आपको, बहुत ज़रूरी है। यूज़ होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मतलब आप कभी वेबसाइट बनाएंगे और आपकी वेबसाइट कोई सुन रहा हो, मतलब सुनते भी है ना अक्सर,
टच पेन के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रॉन्ग यूज़ करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे डॉक्यूमेंट पे। मैं ये स्ट्रॉन्ग यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, एक हमने यहाँ बोल्ड यूज़ किया हुआ है, यहाँ हम स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। फ़र्क क्या है दोनों में, इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। ये बोल्ड यूज़ हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग यूज़ हुआ है। दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा बाज़ाहिर आपको, लेकिन कुछ आपको मैं बताऊँ, वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं कि हम तो चलें देख सकते हैं, एम्फेसिस वर्ड है, नज़र आ रहा है, हाईलाइट हुआ हुआ है अलग से, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ है इस वर्ड में, जो अलग से हाईलाइट किया है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट कोई ऐसा शख्स देख रहा है जिसकी आंखें ही ना हो, तो आप कहेंगे सर ऐसा शख्स क्यों देखेगा वेबसाइट, तो ऐसा यहाँ नहीं होता, लेकिन बाहर ममालिक में होता है बिल्कुल। वेबसाइट्स देखते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है आपके इस स्ट्रॉन्ग के थ्रू। मतलब गूगल में जो आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है ना, वो इस स्ट्रॉन्ग के थ्रू आती है। और कोई शख्स अगर देख नहीं सकता आपकी वेबसाइट, सुन रहा है, कुछ उस पर आर्टिकल है वो पढ़ रहा है, तो ये जो आपने स्ट्रॉन्ग लगाया है ना, इस स्ट्रॉन्ग को गूगल बिल्कुल वाजे करके वॉइस करेगा। तो स्ट्रॉन्ग का फंक्शन वहाँ यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग एम, जो आगे एक ऑप्शन है आपके पास ई एम का। कोटेशन ब्लॉक कोट बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी शख्स ने कोई बुक लिखी है, वो आप अपने नाम से तो रिलीज़ नहीं कर सकते बुक, और अगर आप करेंगे तो आप पे केस हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपने पायरेटेड बुक किसी की अपने नाम से छपवा दी। इसी तरह वेबसाइट पे भी कुछ होता है ना, कोई मटेरियल आपको किसी वेबसाइट का पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं मेरी वेबसाइट में हो, लेकिन आप उसको इसी तरह कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट में। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये मटेरियल आपने कहाँ से लिया है, कौन सी वेबसाइट से लिया है। इसके लिए आप यूज़ करते हैं ब्लॉक कोड साइट। यहाँ वो साइट का एक्सटेंशन आएगा जहाँ से आपने कोई मटेरियल लिया है। मैं ये मटेरियल अपनी वेबसाइट में लगाना चाहता हूँ, मैंने इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारी वेब पे, ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर कोई ये क्लेम कर दे कि ये तो मेरी वेबसाइट का है, आपने अपने पास क्यों लिखा, साइबर क्राइम का केस हो सकता है बिल्कुल। आप इसको ब्लॉग कोट में ये लिंक इनका कॉपी किया और यहाँ साइट में पेस्ट, ताकि अगर कोई ऐसा क्लेम होता है तो आप बता सकें कि मैंने कोट किया है कि ये मेरा नहीं है, कंटेंट जिसका है, मैंने उस वेबसाइट का लिंक भी दिया है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा ब्लॉग कोड में साइट, कि आपने किस साइट से ये मटेरियल उठाया है, तो ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं बिल्कुल।
राफिया क्लियर है, तैयब क्लियर है। क्यू, ये जो क्यू है आपका कोटेशंस के लिए यूज होता है। कोटेशंस मतलब कुछ चीज़ें हम इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखना चाहते हैं ना। तो देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। ये जहाँ से हमने क्यू यूज किया है वो इन्वर्टेड कॉमा में हमें नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है या मैं जूम करूँ इसे? आगे चलते हैं। एब्रिविएशन, साइट का अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया कि साइट किस काम आता है हमारी। देखें, एड्रेस के लिए वैसे तो हम पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें हाईलाइट करना हो या अंडरलाइन करना हो तो एड्रेस यूज होगा। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको। एक एड्रेस में पी में लिख देता हूँ पैराग्राफ में, दूसरा हम लिख लेंगे एड्रेस में। तो देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों में। ये देख रहे हैं, ये एड्रेस को इटैलिक कर रहा है, मतलब ये कोई एड्रेस है। ये तो सिंपल हमारा पैराग्राफ है, जैसे बाकी पैराग्राफ होंगे पेज पे उसी तरह का ये भी बना हुआ होगा। इसमें और इसमें देख लें फ़र्क। सही है, बिल्कुल एड्रेस लिख दें तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, कहीं कहीं यूज़ होता है एड्रेस। ज़्यादातर जो फंक्शन हमारे यूज़ होते हैं एचटीएमएल में वो पैराग्राफ, हेडिंग, इस तरह के फंक्शंस, बटन्स हैं, इनपुट हैं, इस तरह के फंक्शंस यूज़ होते हैं। जो नहीं यूज़ होते वो डिस्कस हम ज़्यादा कर भी नहीं रहे यहाँ पे। नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, चैप्टर 3 है हमारा ये। इसको करने से पहले हम इसमें देखते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं हम अपने पेज पे, क्योंकि इमेज बहुत यूज़ होती है वेबसाइट्स में, असल तो इमेज ही यूज़ होती है ज़्यादातर। तो इमेज के लिए जब आप IMG एंटर, ये सोर्स मांगेगा आपसे कि आपकी जो इमेज है वो है कहाँ। या तो आपके पास वो इमेज आपके फोल्डर्स में होगी, या डायरेक्ट गूगल से हम लगा लेते हैं।
जब भी आप गूगल से लिया करें तो पीएनजी इमेज लिया करें इसकी, अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, वेब पे आके चला के देख लेते हैं इसको। सोर्स में मैंने लिख दिया, पेस्ट कर दिया इस एड्रेस को, देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। ये आपके पास इमेज आ गई। अभी फिलहाल ये कॉर्नर पे आएगी क्योंकि नेक्स्ट लाइन डिटेक्ट कर रहा है एचटीएमएल, तो नेक्स्ट लाइन में लेकर आ रहे हैं। इस इमेज को कैसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर इसको पेज पे कहाँ मूव करना है, वो सारी चीज़ें एचटीएमएल का काम नहीं है, सीएसएस का काम है। एचटीएमएल सिर्फ पेज पे रेंडर करेगा चीज़ों को, सीएसएस कंट्रोल करेगा कौन सी चीज़ कहाँ होनी है। ठीक है, इमेज सोर्स में ये सब कुछ आप लिखेंगे। और अगर कोई आपको सेव इमेज यहाँ लगानी है तो उसका तरीक़ाकार अलग है। उसका तरीका ये है कि आपने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है उस फ़ोल्डर में होनी चाहिए वो इमेज आपके पास। कौन सा फ़ोल्डर, जो आप वेबसाइट बना रहे थे वेबसाइट 1 के नाम से अभी आपने एक फ़ोल्डर बनाया है, इस फ़ोल्डर में होनी चाहिए इमेज। इस फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर होना चाहिए और इस इमेजेस के फ़ोल्डर में इमेज होनी चाहिए आपके पास। तो चलें कोई इमेज सेव करके देखते हैं। ये इमेज ले लेते हैं, सेव इमेज। अब इस इमेज को लेकर आते हैं हम। ये मैंने स्लैश प्रेस किया, इसने हमें दिखाया कि यहाँ पे आपके पास दो फाइल्स हैं, एक फोल्डर है, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा मुझे फोल्डर में जाना है, इमेजेस। इसने बताया कि यहाँ एक इमेज रखी हुई है, मैंने एंटर किया। अब देखते हैं कि क्या ये इमेज रेंडर हो रही है हमारे पेज पे। तो बिल्कुल ये रेंडर हो रही है। इसकी जगह अगर कोई और इमेज होती, इमेज का काम ज़रूर समझिएगा कि किस तरह से इमेज रेंडर हो रही है, क्योंकि इमेज का बहुत काम है आगे। ये जेपेज की इमेज है, पीएनजी नहीं है, तो डाउनलोड तो कर लेते हैं, देखते हैं रेंडर हो रही है पेज पे या नहीं। अब जब मैं ये एड्रेस हटाता हूँ और फिर सिलेक्ट प्रेस करता हूँ तो ये फिर से वही फोल्डर दिखा रहा है। मैंने फोल्डर क्लिक किया, इसने बताया यहाँ दो इमेज हैं आपके पास, कौन सी लगानी है। मैंने कहा ये डाउनलोड ये पेज वाली। पेज पे बिल्कुल रेंडर हो गई है ये इमेज हमारे पास। ठीक है, चलो तो कुछ बुक से हट के काम करते हैं शॉर्ट, ताकि आप लोगों को एक असाइनमेंट भी मिल सके। फॉर्म्स देखें, अक्सर आपने वेबसाइट में फॉर्म्स दिए हुए होते हैं कि फॉर्म किस तरह बनता है, उसमें इनपुट फील्ड दी हुई होती है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। तो मैं कुछ आपको इनपुट फील्ड्स बता रहा हूँ। तैयब अगर पीएनजी ना भी हो तो जेपेज इमेज अभी हमने लगाई है ना अपने फोल्डर इसमें, फाइल में। पीएनजी हो तो बेहतर इसलिए है कि जब आप उसको वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, जब आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे ऑनलाइन होगी, तो पीएनजी इमेज ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। मतलब वो अक्सर जेपेज इमेजेस जो है वो नहीं लोड हो पाती, इमेज का आइकन आ जाता है वो लोड नहीं हो पाती। पीएनजी इमेज लोड फौरन हो जाती है। तो फॉर्म्स किस तरह बनते हैं हमारे पास, एक तो फॉर्म आपके पास, फॉर्म के अंदर होना चाहिए एक्शन, हम छोड़ देते हैं अभी क्योंकि एक्शन एक अलग चीज़ है। फॉर्म का आपके पास टैग होना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें जो हमने बनाई है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि पेज पे हमारे रेंडर ना हो।
अभी हम देखते हैं अपना पेज, अब कुछ रेंडर नहीं होगा क्योंकि इसको हम कमिट कर चुके हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आपने एक हेडिंग बना ली। ताकि आप हेडिंग कर सकें कि ये फॉर्म किसका है, किसके लिए आप बना रहे हैं। ठीक है, ये रेंडर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट अपना नाम बताए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक इनपुट। इनपुट इनपुट टाइप क्या होगी हमारे पास, टेक्स्ट से, ताकि इसमें टेक्स्ट लिख सके जो भी लिखे। प्लेस होल्डर अक्सर इनपुट के अंदर आपको नजर आ रहा होता है कि यहाँ क्या लिखना है। देखते हैं क्या चेंजेस आए। स्टूडेंट नेम, ये प्लेस होल्डर है जो अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं प्लेस होल्डर को हटा दूं तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। इस इनपुट को अगर आप पी के टैग में रख लेते हैं, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट नेम। अब शायद प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्लेस होल्डर हटा भी दें तो आप बाहर उसके नाम दे चुके हैं कि यहाँ क्या लिखना है। इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी। नेम हम इसको कुछ नहीं दे रहे, आईडी कुछ नहीं दे रहे। आईडी, नेम, क्लास ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। प्लेस होल्डर देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी सर्च करनी पड़ेंगी क्योंकि हफ्ते में एक क्लास हम करते हैं। तो कुछ चीज़ें खुद से भी सर्च किया करें, सवाल किया करें कि अगर ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे। कुछ सवाल रखा करें अपने पास बना के अगली क्लास के लिए, ताकि कुछ जवाब मैं भी दे सकूं। टाइप अगर हम इसकी कर दें पासवर्ड, तो अब देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है।
तो अब आप जो भी लिखेंगे ना वो इस तरह पासवर्ड की सूरत में आएगा। कहीं ऐसा भी तो होता है कि आप मोबाइल नंबर मांग रहे होते हैं। इनपुट टाइप नंबर। अब जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ कोई टैक्स नहीं लिख सकता क्योंकि आपने इसको इनपुट टाइप दे दिया नंबर। यहाँ सिर्फ नंबर लिख के जा सकते हैं, टैक्स आप लिखेंगे नहीं लिख सकते, सिर्फ नंबर लिख के जा सकते हैं। बटन बना देते हैं। ये एक रीसेट बटन है, हम इसका नाम रख देते हैं क्लियर। जो कुछ हमने लिखा है क्या इस बटन पे क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। ये क्लियर बटन है हमारा जो कि क्लियर का काम कर रहा है। तो यही आपका असाइनमेंट होगा। क्लास का कोड आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जो अभी हमने बनाया है इतना सारा। ये सब कुछ अगर इसको मैं कमेंट से हटा दूँ तो ये फिर से वेबसाइट, ये हमारे पेज पे इम्प्लीमेंट होगा ये सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सेव करने की से ज़रूरत नहीं है। आप फाइल पे जब जाएंगे तो ऑटो सेव पे इसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो काम आप करते जा रहे हैं वो खुद से सेव होता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं। जल्दी से HTML सीखना है हमें ताकि CSS की तरफ जा सकें और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर सकें ताकि हम वेबसाइट बनाने की पोजीशन में आ जाए कि कंप्लीट वेबसाइट किस तरह बनती है। इन सारी चीज़ों को आगे जाके और आसान कर देंगे आपके लिए कि आपको इतना भी ना लिखना पड़े। लेकिन फ़िलहाल तो जो तरीका है वही चलाना पड़ेगा, उसी से सीखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो 2 मिनट में वेट करता हूँ, आप लोग मुझे बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताता हूँ मैं।